दोस्तों ज़रा सोचिए कि आप एक दिन सुबह सोकर उठें और आपको पता चले कि पूरी दुनिया से हर एक इंसान अचानक गायब हो चुका है। कोई शोर नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, बस एक ऐसा खौफनाक और अंतहीन सन्नाटा जो किसी भी इंसान का दिमागी संतुलन बिगाड़ दे। एक ऐसा रहस्यमयी वायरस जिसने महज कुछ ही दिनों के भीतर धरती पर मौजूद पूरी मानव आबादी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। साल 2020 की इस डरावनी खामोशी के बीच हम देखते हैं कि एक सुनसान हाईवे पर एक बड़ी सी टूर बस तेजी से दौड़ रही है। इस बस के ऊपर एक लाउडस्पीकर बंधा हुआ है और गाड़ी के अंदर बैठा है फिल मिलर। फिल की दाढ़ी बेतहाशा बड़ी हुई है, बाल बिखरे हैं और उसकी आंखों में अकेलेपन का वो पागलपन साफ दिख रहा है जो किसी भी इंसान को जीते जी माते। वो बस के लाउडस्पीकर से बार बार चिल्लाता है कि हेलो, क्या कोई बाहर है? क्या कोई मुझे सुन सकता है? लेकिन चारों तरफ से कोई जवाब नहीं आता। वो खाली सड़कों, बंद दुकानों और उजाड़ पड़े शॉपिंग मॉल्स के अंदर भी गाड़ी ले जाकर चिल्लाता है, पर हर तरफ सिर्फ मौत का सन्नाटा पसरा हुआ है। सफ़र करते करते फिल की बस यूटा और एरिज़ोना के बॉर्डर पर आकर रुक जाती है। वो गाड़ी के अंदर एक बड़ा सा मैप खोलता है। हम देखते हैं कि ये पूरे अमेरिका का मैप है, जिसके हर एक राज्य पर फिल ने काले मार्कर से एक बड़ा सा क्रॉस का निशान लगा रखा है। यानी वो पूरे देश का कोना कोना छान मार चुका है, लेकिन उसे एक भी जिंदा इंसान नसीब नहीं हुआ। आखिरकार फिल को इस कड़वे और खौफनाक सच का एहसास हो जाता है कि इस पूरी विशाल धरती पर अब वो सिर्फ अकेला ही जिंदा बचा है। वो गुस्से, दर्द और बेबसी में चिल्लाता है और एक साइन बोर्ड पर स्प्रे पेंट से बड़े बड़े अक्षरों में लिख देता है, टूसॉन में जिंदा। वो दुनिया के लिए एक आखिरी उम्मीद छोड़ता है कि अगर कोई भी बचा है तो वो टूसॉन आ जाए। रात का गहरा अंधेरा छा जाता है और फिल अपनी बस लेकर वापस अपने होम टाउन टूसॉन की तरफ बढ़ने लगता है। टूसॉन पहुंचकर वो अपनी गाड़ी को एक अपार्टमेंट के बाहर पार्क करता है और अपने छोटे से धूल से भरे कमरे में जाता है। लेकिन वहां का कबाड़ और अकेलापन देखकर फिल बोलता है कि इस घटिया और छोटे घर में रहने का अब क्या फायदा, जब पूरी दुनिया खाली है। बस फिर क्या था? अगली ही सुबह फिल टूसॉन की सबसे आलीशान और अमीर सोसाइटी बोनिता एस्टेट्स के गेट को अपनी बस से तोड़ते हुए अंदर घुस जाता है। वो वहां के सबसे बड़े और सबसे शानदार बंगले का दरवाजा तोड़कर उसके अंदर रहने के लिए चला जाता है। अब चूंकि दुनिया में रोकने वाला कोई नहीं था, तो फिल बड़े बड़े म्यूजियम से चुराई हुई दुनिया की सबसे कीमती और ऐतिहासिक पेंटिंग्स को आकर अपने नए घर की दीवारों पर टांगता है। इन पेंटिंग्स में वैन गॉग की द स्टारी नाइट और डाली की पेंटिंग्स शामिल थीं, जिनकी कीमत अरबों डॉलर्स में थी। इतना ही नहीं, वो दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स अवार्ड्स जैसे कि हीजमैन ट्रॉफियां और स्टैनले कप भी उठा लाता है और उन्हें सजा देता है। इसके बाद वो घर के मालिकों की पुरानी तस्वीरों को हटाकर अपने परिवार की एक पुरानी तस्वीर दीवार पर लगा देता है। रात को सोने से पहले फिल मशहूर प्लेबॉय हफ हेफनर का रेशमी पायजामा पहनकर घुटनों के बल बैठता है और ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगता है। फिल बोलता है कि हे भगवान, सबसे पहले तो पिछले कुछ समय में मैंने जो बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन किया है उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, लेकिन सच कहूँ तो इस अकेलेपन में वो काम करने के लिए तुमने ही मुझे मजबूर किया है। वो भगवान से कहता है कि मैं पूरे देश में इंसानों को ढूंढकर थक गया, पर कोई नहीं मिला। अब इस खाली दुनिया में सब कुछ तो बढ़िया है, बस एक औरत की कमी है। तो प्लीज़ मेरे पास किसी एक लड़की को भेज दो, चाहे वो सिर्फ एक ही क्यों हो। अगली सुबह फिल अपने इस नए आलीशान घर में टाइम पास करने के लिए रैकेट बॉल खेलने लगता है। खेल खत्म होने के बाद जब वो बाथरूम जाता है और नल चालू करता है, तो पता चलता है कि पूरे शहर का पानी बंद हो चुका है और कमोड में पानी नहीं आ रहा। अब अपना पेट साफ करने के लिए फिल पानी की बड़ी बड़ी बोतलें उठा लाता है और उन्हें टॉयलेट के टैंक में भरने लगता है। फिल बोलता है कि चलो टॉयलेट ठीक करते हैं। वो फ्लश चलाता है और फिर आराम से बैठकर काम करते हुए बियर पीने लगता है। इसके बाद फिल को गाड़ी की चाबियां मिलती हैं। वो सीधे एक बड़े सुपरमार्केट पहुंच जाता है, लेकिन सुपरमार्केट का दरवाजा खोलने की मेहनत करने के बजाय वो सीधे अपनी बंदूक निकालता है और उसके शीशों को गोलियों से उड़ा देता है। अंदर आकर वो ट्रॉली लेता है और रास्ते में सजे हुए डिब्बों के पहाड़ों को अपनी ट्रॉली से टकराकर गिराने लगता है, क्योंकि ऐसा करने से उसे एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। वो अपनी ट्रॉली में बहुत सारा खाना भरता है, लेकिन तभी उसकी नज़र वहां रखी एडल्ट मैगजीन्स पर जाती है। फिल बिना देर किए सारा खाना ट्रॉली से बाहर फेंकता है और उसकी जगह जितनी हो सके उतनी गंदी मैगजीन्स ठूस ठूस कर भर लेता है। सुपरमार्केट से बाहर निकलते वक्त उसे दुकान की खिड़की में कपड़ों से सजी एक खूबसूरत लड़की का पुतला यानी मैनेकिन दिखाई देता है। फिल उस पुतले को बड़ी हसरत और दीवानगी से घूरने लगता है, क्योंकि उसने सालों से किसी लड़की का चेहरा नहीं देखा था। रात को वो घर आता है, एक आलीशान गाउन पहनता है और फ्लैशलाइट्स के उजाले में बैठकर स्पैगेटी खाता है। वो दुनिया की सबसे महंगी $10,000 की वाइन की बोतल खोलता है। फिल बोलता है कि चीयर्स भगवान, ये $10,000 की वाइन है जो स्पैगेटी के साथ बहुत बढ़िया लगती है। वो एक घूंट लेता है और बोलता है कि ये $400 का एक घूंट था, लेकिन जब वो उस महंगी वाइन के अंदर चीज़ लिक्विड मिलाकर पीता है तो बोलता है कि इसका स्वाद बिगड़ गया। अगले कुछ दिनों तक फिल का पागलपन और ज़्यादा बढ़ जाता है। वो अपना अकेलापन दूर करने के लिए बाहर की महंगी चीज़ों को बर्बाद करने लगता है। वो एक पार्किंग लॉट में जाकर बहुत सारे एक्वेरियम सजाता है और अपनी गाड़ी के पीछे से सैकड़ों बॉलिंग बॉल्स को उनके ऊपर गिराकर ब्लास्ट करने लगता है। लेकिन जब इससे भी उसका मन नहीं भरता,
तो वो एक कार के आगे जलती हुई आग की लपटें बांधता है और उसे एक महंगी मस्टैंग कार से फुल स्पीड में भिड़ा देता है, जिससे एक बहुत बड़ा और भयानक विस्फोट होता है। रात को वो अपने घर के जनरेटर को चालू करता है और सोफे पर बैठकर टॉम हैंक्स की मशहूर फिल्म कास्टअवे देखने लगता है। लेकिन फिल्म देखते देखते फिल अपना सिर हिलाता है। फिल बोलता है कि ये फिल्म कितनी बकवास और झूठी है। कोई भी इंसान अकेले रहकर कभी एक वॉलीबॉल से बातें नहीं कर सकता। बॉल्स इंसान नहीं होते और उनसे कोई दिल की बात नहीं शेयर कर सकता। अगले दिन फिल सूट ऑफ आर्मर पहनकर टेनिस बॉल मशीन के सामने खड़ा होता है, जो उस पर गेंदें दाग रही होती है। तभी वो कैलेंडर देखता है तो उसे याद आता है कि आज 17 जून है, यानी उसका जन्मदिन है। वो एक सुनसान बार में जाता है और अंधेरे में एक ट्विंकी पर मोमबत्ती जलाकर बैठ जाता है। मोमबत्ती की रोशनी में उसे अपने पुराने दिनों की याद आने लगती है, जब उसके सारे दोस्त और परिवार वाले उसके जन्मदिन पर उसे गले लगाते थे और गाना गाते थे। लेकिन जैसे ही वो आंखें खोलकर मोमबत्ती बुझाता है, वो फिर से उसी खौफनाक तन्हाई में वापस आ जाता है। उसका दिल पूरी तरह भर आता है और वो गुस्से में आसमान की तरफ देखकर चिल्लाने लगता है। फिर बोलता है कि ठीक है भगवान, मुझे समझ आ गया कि तुम मेरे पास किसी इंसान को नहीं भेजने वाले, लेकिन मुझे भी अब किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं अकेले ही अपनी ज़िंदगी शानदार तरीके से जिकर दिखाऊंगा। इस बात को बीते पूरे 5 महीने हो जाते हैं। इन 5 महीनों में अकेले रहते रहते फिल की हालत बद से बदतर हो चुकी है। उसकी दाढ़ी और बाल जंगली जानवरों की तरह बढ़ चुके हैं और उसका आलीशान घर एक बदबूदार कबाड़ खाना बन चुका है। फर्श पर चारों तरफ शराब की खाली बोतलें और दवाइयां बिखरी पड़ी हैं। वो नशे में धुत होकर जेंगा खेलता है और अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी की जगह सीधे बियर और टकीला पीने लगता है। वो बियर पीने के बाद दुनिया के सबसे कीमती दस्तावेज अमेरिका के आज़ादी के घोषणा पत्र से अपना मुंह पोंछता है। हद तो तब हो जाती है जब फिल अपने घर के पीछे रखे एक प्लास्टिक के छोटे स्विमिंग पूल को पूरी तरह टकीला और मार्गरीटा शराब से भर देता है। वो उसी शराब में लेट जाता है और जब मन करता है तो उसी पूल में अपना मुंह डालकर उसे पीने लगता है। घर के टॉयलेट का पानी खत्म होने की वजह से वो पड़ोस के घर के स्विमिंग पूल के पास जाता है और वहां रखे एक डाइविंग बोर्ड के बीच में बड़ा सा छेद कर देता है। फिर अब उसी डाइविंग बोर्ड पर बैठकर सीधे नीचे स्विमिंग पूल में गिरने लगता है और हगते हगते गंदी मैगजीन्स में लड़कियों की तस्वीरें देखता है। अकेलेपन के इस भयानक टॉर्चर से बचने के लिए फिल आखिरकार वही काम करता है जिसका उसने फिल्म कास्टअवे देखकर मजाक उड़ाया था। वो शहर के एक बार में जाता है और वहाँ की सभी कुर्सियों पर स्पोर्ट्स बॉल सजा देता है। वो एक वॉलीबॉल पे मार्कर से चेहरा बनाता है और उसे गैरी नाम देता है। बास्केटबॉल को जिनी, फुटबॉल को डिएगो और बाकी बॉल्स को अलग अलग नाम देकर उनसे इंसानों की तरह बातें करने लगता है। फिल काउंटर के पीछे खड़े होकर खुद के लिए ड्रिंक आता है। फिल बोलता है कि क्या तुम लोगों में से कोई विस्की पीना चाहेगा? गैरी, तुम लोगे? लेकिन जब वो बेजान गेंदें कोई जवाब नहीं देती तो वो पूल टेबल पर लेट जाता है। वो रोते हुए बोलता है कि मुझे ब्रेकफास्ट, बुरिटो, चिट्ठियां और इंसानों की बहुत याद आती है यार। फिल बोलता है कि काश मैं किसी एक असली जिंदा इंसान या किसी लड़की का चेहरा देख पाता। मैं अपनी जिंदगी में कभी किसी चीज की शिकायत नहीं करूंगा। रात को वो वॉलीबॉल गैरी को अपने साथ कार में बिठाता है और उसी दुकान के पास जाता है जहां वो लड़की का पुतला रखा था। वो गैरी से बातें करता है और पुतले के पास जाने के लिए दुकान का शीशा बंदूक से उड़ा देता है। फिल बोलता है कि शीशे टूट जाते हैं ना। वो पुतले से बातें करने लगता है, उसकी तारीफ करता है और जैसे ही दीवानगी में उसे चूमने के लिए आगे बढ़ता है, उसका हाथ पकड़ता है तो उस पुतले का नकली हाथ टूटकर फिल के हाथ में आ जाता है। इस हादसे से फिल को समझ आता है कि वो पूरी तरह पागल हो रहा है। वो जमीन पर बैठकर आसमान की तरफ देखता है। फिल बोलता है कि भगवान, तुम जीत गए और मैं हार गया। अब फिल के अंदर जीने की कोई इच्छा नहीं बची थी। अगले दिन वो एक सुनसान पहाड़ी पर जाता है और वहां स्प्रे पेंट से पत्थर पर एक बड़ा सा टारगेट का निशान बनाता है और लिख देता है RIP फिल मिलर। वो अपनी सारी स्पोर्ट्स बॉल्स को वहां कतार में खड़ा करता है। फिल बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना दोस्तों, मैं हार मान रहा हूँ, और टॉम हैंक्स और फिल्म की क्रू से मैं माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि उन्होंने फिल्म में बिल्कुल सच दिखाया था। तुम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे पर तुम इंसान नहीं हो। इसके बाद फिल अपनी गाड़ी में बैठता है। वो अपनी सीट बेल्ट खोलता है, विस्की की एक आखिरी घूंट लेता है और अपनी गाड़ी के एक्सीलेटर पर पूरी ताकत से पैर दबा देता है। गाड़ी सीधे उस मौत के पत्थर की तरफ बढ़ने लगती है। फिल अपनी जान देने ही वाला होता है कि तभी अचानक उसकी नज़र दूर रेगिस्तान की घाटी में जाती है। वो झटके से पूरी ताकत से ब्रेक मारता है और उसकी गाड़ी पत्थर से महज कुछ इंच की दूरी पर जाकर रुकती है। फिल हैरान होकर गाड़ी के बोनट पर चढ़ जाता है। उसने जो देखा उस पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। दूर सूखी झाड़ियों के बीच से सफ़ेद धुएं की एक पतली सी लकीर सीधे नीले आसमान की तरफ उठ रही थी। इसका मतलब साफ था, वहां कोई कैंप फायर जलाकर बैठा था, यानी इस दुनिया में कोई और भी जिंदा था। फिल पागलों की तरह अपनी गाड़ी घुमाता है और उस धुएं की तरफ दौड़ पड़ता है। जब वो उस जगह पर पहुंचता है तो वहां सच में एक टेंट लगा हुआ था। गाड़ी खड़ी थी और आग जल रही थी। वहां चिप्स के पैकेट और खाने का सामान बिखरा था। लेकिन तभी फिल की नज़र पेड़ों के बीच बंधी एक रस्सी पर जाती है जहां कपड़े सूख रहे थे और उन कपड़ों के बीच टंगी हुई थी एक लड़की की ब्रा। इसे देखकर फिल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो पागलों की तरह उस ब्रा को अपने हाथों में लेता है, उसे सहलाता है और जैसे ही खुशी में उसे सूंघने के लिए अपने चेहरे के पास लाता है
तभी अचानक उसके पीछे से एक लड़की की आवाज़ आती है जो बोलती है, हाय। सालों बाद किसी इंसान और खासकर एक लड़की की आवाज़ सुनकर फिल के होश उड़ जाते हैं। उसकी आंखें घूमने लगती हैं और वो खुशी और सदमे के मारे सीधे वहीं ज़मीन पर बेहोश होकर गिरता है। थोड़ी देर बाद जब फिल को होश आता है तो उसकी बंद आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। उसे धुंधला सा दिखाई देता है कि एक बेहद खूबसूरत लड़की, जिसका नाम विक्टोरिया है, उसने फिल को अपनी बाहों में ले रखा है। वो लड़की बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसी वो दुकान की खिड़की वाली पुतली थी। वो फिल से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। फिल हैरान होकर पूछता है कि तुम यहाँ कैसे पहुंची। वो खूबसूरत लड़की मुस्कुराती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे टूसॉन वाले साइन बोर्ड देखे थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मुझे ढूंढ लिया। फिल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो लड़की कहती है कि तुम्हारी आवाज़ मेरे कानों में संगीत जैसी लग रही है। फिल बोलता है कि क्या तुम्हारे लिए गाना गा सकता हूँ। लड़की कहती है हाँ, क्यों नहीं। फिल खुशी में घोस्टबस्टर्स का गाना गाने लगता है और वो लड़की भी उसके साथ सुर मिलाने लगती है। वो लड़की फिल से पूछती है कि क्या ये कोई सपना है। फिल पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलता है कि नहीं, ये बिल्कुल सच है। इसके बाद वो खूबसूरत लड़की फिल के करीब आती है और उसे चूमने लगती है। फिल अपनी जिंदगी के सबसे हसीन पल को जी रहा था, लेकिन जैसे ही फिल अपनी आंखें खोलता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सामने वो खूबसूरत विक्टोरिया नहीं थी, बल्कि उसकी जगह एक साधारण सी दिखने वाली मिडिल एज औरत बैठी थी जो फिल के मुंह पर अपना मुंह रखकर उसे सीपीआर दे रही थी। फिल डर के मारे चिल्लाता है और वो औरत भी चिल्लाने लगती है। फिल चिल्लाकर पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। वो औरत कहती है कि तुम बेहोश हो गए थे, इसलिए मैं तुम्हें सीपीआर दे रही थी। फिल देखता है कि वो पूरा को इस तरह पागलों की तरह चिल्लाते देख वो औरत डर जाती है और झटके से पीछे हटकर अपने पर्स से एक असली बंदूक निकाल लेती है। वो बंदूक तानकर चिल्लाती है कि पीछे हटो और अपने हाथ ऊपर करो जहां से मैं देख सकूं। फिल बुरी तरह डर जाता है और अपने हाथ ऊपर करता है, लेकिन उसके हाथों में अभी भी उस औरत की ब्रा फंसी हुई थी। वो औरत गुस्से में कहती है कि मेरी ब्रा को नीचे गिराओ। फिल डरते डरते अपने पैरों के बीच ब्रा को दबाता है और हाथ ऊपर रखता है। वो औरत फिर चिल्लाती है कि इसे पूरी तरह जमीन पर फेंको। फिल अपने पैर फैलाता है और ब्रा जमीन पर गिर जाती है। वो औरत फिल को घूरते हुए पूछती है कि क्या तुम एक अच्छे इंसान हो। फिल बोलता है कि हाँ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं बहुत सीधा हूँ, प्लीज़ मुझ पर भरोसा करो, डरने की कोई बात नहीं है। इस पर वो औरत फिल की ग्रामर ठीक करते हुए कहती है कि सेंटेंस के अंत में प्रिपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते, सही ढंग से बोलो। फिल चिढ़कर उसकी बात मान लेता है। फिर फिल सच स्वीकार करते हुए बोलता है कि अच्छा ठीक है, सच तो यह है कि मैंने डर के मारे सच में अपने कपड़ों में सुसु कर दिया था। वो औरत पूछती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। फिल बोलता है कि क्योंकि मैं एक वयस्क इंसान हूँ और मुझे शर्म आ रही थी कि मैंने अपने कपड़ों में सुसु कर दिया। वो औरत पूछती है कि क्या तुमने ही टूसॉन में जिंदा वाले साइन बोर्ड लगाए थे। फिल खुश होकर बोलता है कि हाँ, वो मैंने ही लगाए थे। फिल बोलता है कि मैंने पिछले 2 सालों से किसी इंसान को नहीं देखा था और मैं अभी 5 मिनट पहले अपनी जान देने जा रहा था। मैं बिल्कुल सीधा साधा आदमी हूँ, प्लीज़ इस बंदूक को अंदर रख लो। वो औरत फिर से उसकी ग्रामर ठीक करने लगती है, जिससे फिल का दिमाग खराब होने लगता है। वो औरत अपनी बंदूक को कॉक कर देती है, यानी लोड कर देती है, जिसे देखकर फिल तुरंत घुटनों पर आ जाता है और उसकी बताई हुई अजीब ग्रामर में ही बात करने लगता है। फिल बोलता है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, प्लीज़ इसे अंदर रख लो। आखिरकार वो औरत शांत होती है और कहती है कि मैं बहुत तेज़ बंदूक चलाती हूँ, इसलिए संभल कर रहना। वो अपनी बंदूक को अपने पर्स में रख लेती है। फिल राहत की सांस लेता है, अपना हाथ आगे बढ़ाता है। फिल बोलता है कि क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। मैं फिल मिलर, इस धरती का आखिरी इंसान। वो औरत भी मुस्कुराकर उससे हाथ मिलाती है। वो कहती है कि मैं कैरल पिल्बेसियन, इस धरती की आखिरी औरत। कैरल का चेहरा देखकर फिल का मुंह उतर जाता है और वो चुपके से आसमान में भगवान की तरफ देखता है। तो दोस्तों, आखिरकार फिल को इस वीरान दुनिया में एक साथी तो मिल गया है, लेकिन वो वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी फिल चाहता था। अब कैरल के आने के बाद फिल की जिंदगी में क्या नए बवंडर आने वाले हैं। क्या ये दोनों मिलकर इस धरती पर इंसानों की आबादी को आगे बढ़ा पाएंगे।